जय हिंद। चलिए समझते हैं आज वाक्य के भेद के बारे में। वाक्य के भेद क्या हैं, आज इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अंग्रेजी में देखिए, वाक्य के भेद को अंग्रेजी में काइंड ऑफ सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? काइंड ऑफ सेंटेंस कहते हैं। अगर वाक्य की परिभाषा देखा जाए कि वाक्य की क्या परिभाषा होती है, तो देखिए सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। फिर से एक बार देखने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। चलिए ठीक है, इतना समझ में आया। आज थोड़ा सा आगे भी चलने का प्रयास करते हैं कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो ध्यान से समझेंगे कि वाक्य के अनिवार्य तत्व 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। वाक्य के अनिवार्य तत्व 6 होते हैं। ध्यान से देखेंगे। पहला है सार्थकता, दूसरा है योग्यता, तीसरा है आकांक्षा, चौथा है निकटता, पांचवा है पदक्रम और छठवां है अन्वय। लास्ट वाला है अन्वय। तो अन्वय और पदक्रम, अगर मैं बात करूं निकटता, ये सब क्या है, कैसे यह शब्दों के सार्थक क्रम की श्रेणी में आते हैं, इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि सार्थकता क्या है। सार्थकता अगर देखा जाए, बात की जाए सार्थकता की, तो सार्थकता वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ, वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य हो। इसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, अर्थात कि जिससे कोई शब्द बने, जिसका अर्थ निकले, वह सार्थक शब्द कहलाता है। ध्यान से देखें, वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ हो, इसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग हो, वह क्या कहलाता है? सार्थकता कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्थकता कहलाता है। वहीं पे अगला है योग्यता। दूसरा है क्या? योग्यता। दूसरा योग्यता की बात की जाए तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता जिसमें होती है, वह क्या होता है? योग्यता होती है। ध्यान देंगे, योग्यता को एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। योग्यता वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता जो रखता हो उसे क्या कहते हैं? योग्यता तत्व कहते हैं। उसे योग्यता तत्व कहते हैं। अगला है आकांक्षा। आकांक्षा अगर मैं बात करूं, आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। अगर आकांक्षा की बात की जाए तो आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। इच्छा मतलब किसी के प्रति जुड़ा हो सकता है, लगाव हो सकता है, जिससे किसी चीज की इच्छा का अनुभव हो, उसे हम आकांक्षा के नाम से जानते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो इसका अर्थ होता है, आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा, और वाक्य अपने आप में क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। उसमें आधा अधूरा शब्द नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब सार्थक शब्दों के साथ भी होना चाहिए, जिसका अर्थ भी निकले और निकटता भी रहे। ठीक है। वहीं देखें, अगला है निकटता। निकटता क्या होता है? निकटता का तात्पर्य अगर देखा जाए तो पास पास होता है। निकटता का तात्पर्य क्या होता है? निकटता का अर्थ के बारे में अगर बात की जाए तो किसी शब्द को पास पास रखना ही क्या होता है? निकटता होता है। तो देखिए, बोलते या लिखते समय वाक्य में निकटता होनी चाहिए। जैसे हम किसी शब्द को या किसी वाक्य को बोलते समय उसके शब्दों का निरंतर ध्यान रखते हैं। क्या करते हैं? निरंतर ध्यान रखते हैं। क्योंकि उसमें न बोलने की अगर बोला जाए तो निकटता का तात्पर्य अगर देखा जाए तो शब्दों को श्रेणी वाइज लिखा जाए और उसमें जिसका तात्पर्य अधिक हो, जिसका महत्व अधिक हो, वह क्रम के अनुसार लिखा जाए। तो वह क्रम के अनुसार ही कहने का तात्पर्य है, वह निकटता का असर बतलाता है। वहीं अगला है पदक्रम। अगला है क्या? पदक्रम। पदक्रम क्या है? वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। वाक्य में अगर मैं बात करूं, जैसे देखिए, वाक्य में अगला है पदक्रम। वाक्य में पदों का
एक निश्चित क्रम होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो जैसे सीता खाना खा रही है, खाना खा रही है, ये देखिए ये सुटेबल शब्द है। लेकिन अगर कहा जाए सीता खाना है रही, तो यह क्या सही शब्द है? यह देखिए, अगर मैं बात करूं इसके पद क्रम के बारे में अगर बात किया जाए तो सीता खाना खा रही, यह पद क्रम कैसा है? सही है, यह पद क्रम सही है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए सीता खाना खा रही, इसका पद क्रम कहीं न कहीं मैच नहीं करता है। तो यह देखिए निकटता, इसमें देखिए सीता खाना खा रही, यह निकटता भी शब्द है, खाना खा रही क्रिया भी हो रही है और सही तरीके से यह पिरोया गया है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो यह भी शब्द अगर देखा जाए तो सही है, लेकिन शब्द सही नहीं, इसका कोई अर्थ तो निकलेगा लेकिन अर्थ अलग प्रकार से निकलेगा। लेकिन यहाँ निकटता नहीं है, न क्रम के अनुसार आया है। यह देखिए सीता खाना है रही, इसका कोई निकटता नहीं है, यह पदक्रम के माध्यम से नहीं है। पदक्रम का तात्पर्य है सीता खाना खा रही है। वहीं अगला समझते हैं अन्वय के बारे में कि अन्वय क्या होता है। अन्वय का अर्थ होता है मेल। अन्वय का अर्थ होता है मेल। वाक्य में लिंग, कारक, वचन और पुरुष काल आदि क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक प्रयोग किया जाए, आदि का प्रयोग ठीक होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे एक बार अन्वय को फिर से। अन्वय क्या है? अन्वय का अर्थ होता है मेल। अन्वय का अर्थ होता है मेल। वाक्य में लिंग, कारक, वचन, पुरुष, काल आदि क्रिया का प्रयोग ठीक होना चाहिए, उसे अन्वय कहते हैं। आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अगले की तरफ बढ़ते हैं तो ध्यान से समझेंगे। अगला है वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं, ध्यान से आप इसको समझने का प्रयास करते हैं। वाक्य के अगर अंग को समझा जाए तो वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। कौन कौन सा है? वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अगर उद्देश्य के बारे में अगर बात की जाए, थोड़ा सा उद्देश्य के परिभाषा को देखते हैं। ध्यान से देखेंगे, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। फिर से ध्यान से, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे ध्यान से देखेंगे, सचिन दौड़ता है, यह क्या है? वाक्य है। क्या है? वाक्य है। लेकिन अगर देखा जाए उद्देश्य के बारे में बात किया जाए तो यह देखिए, सचिन दौड़ता है, सिर्फ सचिन क्या होगा? सचिन होगा उद्देश्य। क्या होगा? उद्देश्य होगा। वहीं राम खाता है, राम खाता है, तो राम क्या है? राम भी उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य है। राम क्या है? उद्देश्य है। अगला है विधेय। आपको यह समझ में आया? और उसके बाद आप यह देखिएंगे ध्यान से, विधेय क्या होता है? वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। फिर से एक बार डेफिनेशन को इसको देखेंगे। वाक्य के विधेय को फिर से ध्यान से देखेंगे। वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, अनुराग खेलता है, ये क्या है? ये पूरा वाक्य है। अनुराग क्या करता है? खेलता है। अनुराग खेलने का कार्य करता है। तो अनुराग क्या है? यह सब्जेक्ट रहा आपका। अगर मैं बात करूं तो उद्देश्य रहा, उद्देश्य है, लेकिन खेलता है क्या है? विधेय है। आप ध्यान से समझेंगे, अनुराग खेलता है, अनुराग क्या है? अनुराग उद्देश्य है। अनुराग उद्देश्य है और वहीं खेलता है, यह क्या है? यह विधेय है। क्या है? विधेय है। ध्यान से आप समझेंगे। थोड़ा सा एक बार फिर से इसकी ये परिभाषा को समझाते हैं। वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, अनुराग क्या है? अनुराग उद्देश्य है और वहीं खेलता क्या है? वह विधेय है, प्रेडिकेट है।
चलिए समझने का आगे समझते हैं कि वाक्य के भेद के बारे में समझेंगे। वाक्य का भेद क्या है, वाक्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो समझने का प्रयास करेंगे। वाक्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं। वाक्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं। वाक्य का विभाजन दो प्रकार से किया जाता है। वाक्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं, वाक्य का विभाजन दो प्रकार से होता है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। ध्यान से अगर देखेंगे वाक्य के भेद कितने हैं, तो वाक्य के मूलतः कितने भेद हैं? दो भेद हैं। एक अर्थ के आधार पर वाक्य बनता है, दूसरे रचना के आधार पर वाक्य बनता है। तो अगर अर्थ के आधार पर अगर आज बात की जाए कि अर्थ के आधार पे कितने तरीके से वाक्य बनते हैं या कौन कौन सा इसमें शब्द रहते हैं जिससे यह बनने का अनुभव लेते हैं। जैसे अगर देखा जाए अर्थ के आधार पर अगर बात किया जाए तो अर्थ के आधार पर इसके 8 प्रकार से बन सकते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार से बन सकते हैं जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। पहला प्रकार है विधानवाचक। पहला प्रकार है विधानवाचक कि विधानवाचक प्रकार से बनाया जा सकता है। दूसरा निषेधवाचक, निषेधवाचक से भी बनाया जा सकता है। तीसरा है आज्ञावाचक, आज्ञावाचक से भी बनाया जा सकता है। चौथा है प्रश्नवाचक, इसके माध्यम से भी बनाया जा सकता है। पांचवा है इच्छावाचक, इच्छा के माध्यम से भी वाक्य बनाया जा सकता है। छठवां है संदेहवाचक, इसके माध्यम से भी वाक्य का निर्माण किया जा सकता है। सातवां है विस्मयवाचक, इसके माध्यम से भी बनाया जा सकता है। और आठवां और लास्ट संकेतवाचक होता है जिसके माध्यम से वाक्य का फॉर्मेशन बनाया जा सकता है या निर्माण किया जा सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आएगी। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, और अगला क्लास आपका रहेगा रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।